गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट नर्न्स्ट इक्वेशन, द रिलेशनशिप ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वी विल डिस्कस द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द सेल। ओके, तो देखिए नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है। नर्न्स्ट इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है या मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको यूज़ करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है M, उसको आपने उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। ओके, देन आइदर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। दोनों ही केस में मेटल और सॉल्यूशन के बीच में एक चार्ज डिफरेंस जनरेट होगा और उस चार्ज डिफरेंस जनरेट होने की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर आपने इस आयन की कंसंट्रेशन यूनिटी ले रखी है 1 मोलर और टेम्परेचर को ले रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो पोटेंशियल मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0। ओके, तो E0 का वैल्यू तो जो है वो हर इलेक्ट्रोड के लिए फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए। लेकिन उस केस में क्या होगा, जब आप कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो या फिर मान लीजिए आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, तो उस केस के अंदर हमें एक फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है जो आपको कैलकुलेट करके किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सके। ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। लेकिन एट द टाइम किसी इलेक्ट्रोड का क्या पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज में ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर लिखी है। क्या इक्वेशन है देखिए, यहाँ पर ये मेटल प्लस n आयंस n इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहे हैं सॉलिड मेटल के अंदर। ओके, सो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। अब देखिए इस पर्टिकुलर मेटल का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज में लेके, तो देखिए ये इक्वेशन होगी पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड मींस मेटल प्लस n ऑब्लिक मेटल, ये इक्वल होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेम इलेक्ट्रोड। ओके, तो नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर भी आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू रिक्वायर्ड होता है जो कि कांस्टेंट होता है। ओके, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT डिवाइडेड बाई NF ln नेचुरल लॉग और फिर हम लिखेंगे कंसंट्रेशन का रेशियो। कंसंट्रेशन कौन सी, प्रोडक्ट साइड जो कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड जो कंसंट्रेशन है। तो प्रोडक्ट साइड क्या है, सॉलिड मेटल है, और रिएक्टेंट साइड क्या है, मेटल प्लस n आयंस है। अब जब हम 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते थे, वहां पर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जब एक्सप्रेशन लिखते थे तो वहां पर जहां भी प्योर सॉलिड प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मानते थे या कांस्टेंट मानते थे, क्योंकि प्योर जब कोई चीज़ है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा 100% ही होगी, क्योंकि कोई सॉल्वेंट वहाँ पे नहीं है। ओके, तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर ये जो मेटल है सॉलिड मेटल, इसकी कंसंट्रेशन को हम इस फॉर्मूला में काउंट नहीं करेंगे। जहाँ भी सॉलिड मेटल आएगा हमारे नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर उसको हम 1 मानेंगे, और यही सेम काम हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैलकुलेशन में भी करते थे। याद कीजिए 11th क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेटल की कंसंट्रेशन है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 से। ओके, तो आपकी इक्वेशन बनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT बाई NF ln 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल प्लस n आयंस। अब देखिए यहाँ पे R क्या है, R यहाँ पर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू है
वो आप जानते हो कितना होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, देन T जो है वो है टेम्परेचर इन केल्विन। तो स्टैंडर्ड अगर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है तो ये केल्विन में हो जाएगा आपका 298 केल्विन। देन F जो है ये है फेराडेज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ये होता है 96500 कूलाम्ब। ओके, और ये जो N है, ये N है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग डिस्प्लेस्ड। जैसे यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो N है, ठीक है, तो इसका वैल्यू डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के ड्यूरिंग एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसको अपन नॉर्मली वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो ये N जो है वो वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू है। तो अब आप देखिए यहाँ पे R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, और फेराडे ये जो F है ये भी कांस्टेंट है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को अगर अपन मिलाकर पहले ही सॉल्व कर लें, क्योंकि ये वैल्यूज़ तो सेम रहनी है हर बार कैलकुलेशन में, तो अगर इन वैल्यूज़ को अपन पहले ही सॉल्व कर लें तो हमारी इक्वेशन जो है वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ओके, सो ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम इसको जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं इक्वेशन को। अगर टेम्परेचर वेरी कर देगा तो फिर आपको वैल्यूज़ पुट करके इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, जब अपन ये वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे R का, टेम्परेचर का और फेराडेज कांस्टेंट का, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस कैलकुलेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा 0.0591। 0.0591। ओके, तो देखिए नॉन्स्ट इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई हो चुकी है। क्या हो गई हमारी इक्वेशन? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of this electrode is equals to standard electrode potential of this electrode minus 0.0591 divided by N, ln ratio of concentration of product side which is constant or unity divided by the reactant side which is metal plus N ions। तो ये लीजिए, ये आपकी नॉन्स्ट इक्वेशन जो है वो तैयार हो चुकी है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए। ओके, सो आप इस इक्वेशन को जो है वो लिख लेंगे 0.0591 वाले फॉर्मेट में भी, और जो पहले वाला ओरिजिनल फॉर्मेट था उसमें भी आप इस इक्वेशन को जो है वो नोट कर लीजिए। अब देखिए, सपोज आपको क्वेश्चन मिलता है कि आप इन इलेक्ट्रोड्स के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। आपको गिवन है लिथियम इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, और आपको यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन भी गिवन है। लिथियम की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.5 मोलर, जबकि कॉपर की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.3 मोलर, और इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज़ भी आपको गिवन है, और आपसे पूछा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिथियम का क्या होगा? देखिए, लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कि -3.05 वोल्ट, देन -0.0591 बाई N। अब N का वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्योंकि लिथियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो -0.0591 डिवाइडेड बाई 1 ln कंसंट्रेशन ऑफ लिथियम सॉलिड को 1 मानेंगे, डिवाइडेड बाई लिथियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो है 0.5। तो 0.5 यहाँ पे हो गया। तो 0.5 को जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 2। तो 1/0.5 आपको मिलेगा 2। और ln को जब आप नेचुरल लॉग को जब आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो आपको एक करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है 2.303 का। तो ये हो गया -0.0591 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2.303 log 2। बाकी एज इट इज़ है -3.05 वोल्ट, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लिथियम। ओके, तो log 2 का वैल्यू जो है वो होता है 0.3010। तो ये इक्वेशन जो है बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुकी है। आपको log 2 का वैल्यू मिल गया है
2.303 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और देन ये वैल्यू भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये ऐड होके नेगेटिव में फर्दर इंक्रीज होगा। ओके, तो इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग नन्स्ट इक्वेशन। तो ये जो कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको आप कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। अब देखिए, ये तो बात हुई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, लेकिन हम जानते हैं कोई भी सेल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रोड से नहीं बनेगा। इनफैक्ट सिंगल इलेक्ट्रोड जो है वो वर्क ही नहीं करता है जब तक आप इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट नहीं कर देते हैं। क्लियर? तो जब आप एक फुल सेल बनाएंगे तब आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप मेजर कर पाओगे। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप फुल सेल बना दोगे तो आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप केवल एक हाफ सेल का या हाफ पार्ट का इलेक्ट्रोड कैलकुलेट कर पाओ, क्योंकि आपको जो वोल्ट मीटर में जो पोटेंशियल की रीडिंग मिलेगी वो आपको मिलेगी सेल पोटेंशियल की। और सेल पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी आपको कैथोड और एनोड के पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा वोल्ट मीटर के अंदर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो दूसरा इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर ऐड करते हैं इस इलेक्ट्रोड के साथ में, वो ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल हमारे पास पहले से ही हमको पता है। और जनरली ऐसा इलेक्ट्रोड हम ऐड करते हैं जिसका खुद का पोटेंशियल 0 हो। ओके, और आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कीजिए, वहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसका पोटेंशियल 0 था। ओके, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, इस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे बना है, मतलब उसका अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, तो सपोज ये मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये इस समय मान लीजिए आपका जो है वो एनोड है सपोज, तो आपका एनोड का पोटेंशियल 0 हो गया और कैथोड का जो भी पोटेंशियल है वो आपको यहाँ पर इस वोल्टामीटर में मिल जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस है उसमें एक पार्ट जब 0 है तो जो भी डिफरेंस है वो बचे हुए पार्ट की वजह से ही है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में जो है वो किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो बात हुई प्रैक्टिकली कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को काउंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। अब नन्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आपको ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये सब जो है अरेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नन्स्ट इक्वेशन से आप किसी भी कंसंट्रेशन के लिए डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करके उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नन्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके आप किसी भी सेल का पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक सेल है जो जिंक और कॉपर से मिलकर बना है, यानी डेनियल सेल जिसको हम बोलते हैं। जिंक यहाँ पे एनोड बनाएगा और कॉपर जो है वो यहाँ पे कैथोड बनाएगा, और ये मैंने इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा है। अब इसकी सेल इक्वेशन क्या होगी? इसकी सेल इक्वेशन इस तरीके से होगी कि जिंक जो है वो एनोड बना रहा है, इसका मतलब जिंक ऑक्सीडाइज होगा, तो जिंक तो कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन देकर जिंक +2 में, और कॉपर कैथोड बना रहा है, इसका मतलब कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा, तो कॉपर +2 आयंस जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर सॉलिड के अंदर। ओके, तो ये जो है वो इस पर्टिकुलर सेल की सेल रिएक्शन हो गई। अब इस सेल के लिए जब हम नन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा सेम पैटर्न रहेगा, ई सेल इक्वस टू ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल यहाँ पे क्या होगा? ई नॉट सेल हम जानते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्योंकि हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई नॉट सेल हमारा यहाँ पर होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहती है, तो वहाँ से आप ई नॉट सेल निकाल सकते हो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। तो यहाँ पे कैथोड कौन है? कॉपर। एनोड कौन है? जिंक। तो कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जब आप करेंगे तो आपको
इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। ये हमने एक्सरसाइज की भी है जब हमने सेल पोटेंशियल पढ़ा था। ये 1.1 वोल्ट आता है डेनियल सेल के लिए, रिकॉल कीजिए। ओके, खैर नर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से होगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को देख के आप पता लगाइए एन का वैल्यू क्या होगा, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इस बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, वही हमारा एन का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, तो एन का वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे 2। देन इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303 से, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा लॉग में, और 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये ln में रहेगा, नेचुरल लॉग में रहेगा। तो लॉग रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड। ओके, सो प्रोडक्ट साइड क्या है, जिंक प्लस 2 आयन है और कॉपर सॉलिड है, तो कॉपर सॉलिड तो हम यूनिटी मानेंगे, 1 मानेंगे, इसको आप लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिएक्टेंट साइड जो आयन है वो है कॉपर प्लस 2। ओके, सो लॉग जिंक प्लस 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2। तो ये जो है वो नर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है इस डेनियल सेल के लिए। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे। कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कैथोड कह लीजिए, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ राइट बाय लेफ्ट कह लीजिए। आई होप आपको नर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए, हम नर्स्ट इक्वेशन को कोरिलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, सपोज एक रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D, और ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉर्म ऑफ देयर पावर्स, यानी K इक्वल्स टू C की पावर C, D की पावर D डिवाइडेड बाई A की पावर A और B की पावर B। ये स्मॉल ABCD क्या है, मान लीजिए इस तरीके की रिएक्शन है, 2A प्लस 3B गिव्स 3C प्लस 4D। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर 4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 3। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो पावर के फॉर्म में अपन लिखते हैं जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। सेम चीज़ हम नर्स्ट इक्वेशन में भी करेंगे। अगर आपको किसी सेल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद में आपको नंबर ऑफ आयंस के मोल 2, 3 ये सब मिल रहा है, तो उसके कंसंट्रेशन के साथ में उसके नंबर ऑफ मोल्स को पावर के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, ये तो बात हुई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अगर कंसंट्रेशन के टर्म में तो इसको अपन Kc बोलते थे, और अगर प्रेशर के टर्म में तो इसको हम Kp बोलते थे। अब मान लीजिए कोई सेल आपने बनाया, सपोज जिंक और सिल्वर को यूज करके। तो आप मुझे बताइए, जिंक और सिल्वर को मिलाकर जब हम सेल बनाएंगे
तो एनोड कौन बनाएगा और कैथोड कौन बनाएगा? तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो जिंक जो है वो सिल्वर से ऊपर आता है। इसका मतलब जिंक जो है वो एनोड बनाएगा और सिल्वर जो है वो कैथोड बनाएगा। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2 सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस ऑब्लिक सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ। देन इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी? जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक प्लस 2 आयंस में और सिल्वर प्लस आयंस जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं सिल्वर मेटल के अंदर। तो ये इसकी सेल रिएक्शन हो गई। अब इसको बैलेंस करना ज़रूरी है क्योंकि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सिल्वर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आप जब इसको बैलेंस करोगे तो आपको करना पड़ेगा 2Ag प्लस गिव्स 2Ag। ठीक है, इस इक्वेशन को एक बार आप नोट कीजिए और मुझे बताइए, अगर ये इक्वेशन रिवर्सिबल होती तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आप क्या लिखते? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आप लिखते Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2, और Ag की कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर नहीं लिखते क्योंकि ये सॉलिड है, प्योर सॉलिड है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, और इसकी पावर लिखते 2 क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को अपन पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए। ओके, आप इसको नोट कीजिए। अब आपको क्या करना है, इसी सेल के लिए आपको नंस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो आप जरा खुद से लिखिए नंस्ट इक्वेशन को। नंस्ट इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। एन का वैल्यू क्या होगा मुझे बताइए, 1 या 2? तो टोटल बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको देखना है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं। तो एन का वैल्यू यहाँ पे होगा 2। देन मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303 से लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाई Ag प्लस पावर 2। अब देखिए क्या नंस्ट इक्वेशन में कहीं पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिख रहा है, ये रहा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Kc, या सिंपली K भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन हुआ आपकी नंस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या बनेगी इक्वेशन, देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या बनेगा? रिलेशनशिप बिटवीन, हेडिंग लिख लेंगे आप, रिलेशनशिप बिटवीन नंस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये बनेगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन ln Kc, या फिर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 log Kc, एक ही बात है। अब देखिए इक्विलिब्रियम के ऊपर जो सेल पोटेंशियल है वो हो जाता है 0। ओके, सो एट इक्विलिब्रियम E cell is always 0। तो जब सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो हमारी यही इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए ये जब 0 हो गया तो 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस दिस। तो ई नॉट सेल क्या हो गया? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू प्लस 0.0591, क्योंकि जैसे आप ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन 2.303 log Kc, या फिर ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाई एन ln Kc। अगर आप log नहीं लिखना चाहते हैं तो 2.303 को हटा भी सकते हैं। ओके, या फिर इसको अगर आप और एक्सटेंड करना चाहो
तो ये जो 0.0591 जहाँ से आया था उसको भी आप वापस से ला सकते हो। कहाँ से आया था ये आया था RT/NF से। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E नॉट सेल इक्वल्स टू RT/NF ln Kc। तो जो मर्जी आप जिस फॉर्मेट में लिखना चाहो लिख सकते हो, तीनों ही फॉर्मेट करेक्ट है और कैलकुलेशन के टाइम पे जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसको आप यूज ले सकते हो। ओके, अब देखिए आपके लिए होमवर्क है, जो NCERT बुक है उसमें आप एग्जाम्पल 3.1 और 3.2 अगर देखेंगे तो ये नस्ट इक्वेशन ही पे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए यह है रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये रिएक्शन आपको गिवन है, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2 सिल्वर, concentration 0.0001 molar gives magnesium plus 2 0.130 molar plus 2 silver solid. Calculate its cell potential if E naught cell, तो E naught cell आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको E कैथोड माइनस एनोड नहीं करना है। ये तो हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो, लेफ्ट साइड में एनोड लिखते हो, देन एनोड और कैथोड को सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट दिखाते हो, देन राइट साइड में आप कैथोड लिखते हो। बिल्कुल कॉर्नर एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे आप सॉलिड मेटल लिखते हो जिससे वो इलेक्ट्रोड बनाए, और सॉल्ट ब्रिज की साइड में आप आयंस लिखते हो जिनमें वो इलेक्ट्रोड डिप है, और ब्रैकेट में आप उनकी कंसंट्रेशन भी मेंशन कर देते हो। तो ये तो हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपसे और क्या पूछा है, ई सेल पूछा है, यानी सेल पोटेंशियल पूछा है। तो नस्ट इक्वेशन में आप अप्लाई कर दीजिए। नस्ट इक्वेशन क्या होगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड कौन है, Mg+2, तो ये रहा Mg+2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड, तो ये रहा रिएक्टेंट साइड Ag, और 2 मोल्स हैं तो पावर 2। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे लॉग में लेके आ जाएंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितनी भी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.96 वोल्ट। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको नस्ट इक्वेशन का फॉर्मेट पता है तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो एग्जांपल मैं बता रहा था आपको 3.2, वो एग्जांपल क्या है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इस बार आपसे Kc पूछा है ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको गिवन है, कॉपर सॉलिड प्लस 2 सिल्वर प्लस गिव्स कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस 2 सिल्वर सॉलिड। ओके, और इसके लिए आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी गिवन है। तो अगेन आपको ई कैथोड माइनस एनोड करके नहीं निकालना है, ऑलरेडी गिवन है। आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, अभी हमने देखा था ई नॉट सेल इक्वल्स टू प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग Kc। सॉरी, ये यहाँ पे रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे इसने क्या मिस्टेक करी है, इसने 0.0591 बाई एन लिया, उसके बाद सीधा log Kc लिख दिया, जबकि ln को log में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई और करना है। तो ये करेक्शन है इसमें बुक में, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये होगा 0.0591 इंटू 2.303, उसके बाद log Kc। ठीक है, तो आप log Kc को इधर रखिए, बाकी सब वैल्यू को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको मिला 15.6। देन Kc निकालना है तो 15.6 का आपको लेना पड़ेगा एंटी लॉग। अब लॉग और एंटी लॉग आपको आई होप आते होंगे अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो लॉग एंटी लॉग आप कोई भी आपको अगर सिखा सकता है, आपके पास कोई ऐसा पर्सन या कोई टीचर है जो आपको लॉग एंटी लॉग समझा सकता है, तो आप बेसिक उसका समझ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी काम आता है। या फिर हो सकता है हम एक सेशन लेंगे जिसमें मैं आपको सिंपली लॉग और एंटी लॉग कैसे सॉल्व करना होता है बिना लॉग टेबल के, उसको मैं आपको
इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ओके, खैर ये बात की बात है। एग्ज़ाम में अगर आपको लॉग और एंटी लॉग नहीं आ रहा है तो आप इसको लॉग के फॉर्म में छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये तो था नर्स्ट इक्वेशन और रिलेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 बाई एन इंटू 2.303 लॉग के सी, ये रिलेशन है। अब अपन बात कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। तो देखिए गिब्स फ्री एनर्जी जो है डेल्टा जी, किसी सेल के लिए अगर हम बात करें तो डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल। एन क्या है, वही वैलेंसी फैक्टर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। और ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल। ओके, तो ये तो हुआ डेल्टा जी और ई सेल में रिलेशन। अगर हम कंडीशंस को स्टैंडर्ड ले लें, मतलब कंसंट्रेशन को 1 मोलर और टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो ई सेल हमारा बन जाता है ई नॉट सेल। उस केस में डेल्टा जी जो है वो कहलाएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट। तो ये क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, तो ये तो रिलेशन हो गया डेल्टा जी और सेल पोटेंशियल के बीच में। ये रिलेशन हो गया स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच में। अभी हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, आर टी बाई एन एफ एल एन के सी। और डेल्टा जी जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन। और ये आपका हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो इन सभी इक्वेशंस को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप अलग से नोट करना, इसे एरो लगा के मत लिखना। इसको आप अलग से डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के और ई नॉट सेल इक्वल्स टू प्लस आर टी बाई एन एफ एल एन के सी। ओके, तो ये चैप्टर हमारा 90% कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक बच रहे हैं वो है, एक तो है टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें आपको प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल, मर्क्यूरी सेल, ये सारे आपके सिलेबस में हैं। और एक टॉपिक है कोरोजन का। तो ये दोनों ही टॉपिक को आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। सेल रिएक्शंस है वो एज इट इज़ आपको याद करनी पड़ेगी। तो इन दोनों ही टॉपिक्स को मैं कभी किसी और वीडियो में कवर करूँगा। अभी के लिए मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसको खुद से पढ़ेंगे। बुक आपके पास है, अगर नहीं है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने PDF लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर को, और उसमें से आप इन दोनों टॉपिक्स को खुद से पढ़िए। एक चीज़ जो मुझे बतानी है आपको, साइन के बारे में, जो एनोड और कैथोड होता है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको साइन को एज इट इज़ रट लेते हैं कि एनोड पे माइनस होता है, कैथोड पे प्लस होता है, या एनोड पे प्लस होता है, कैथोड पे माइनस होता है।
लेकिन ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों में ही एनोड और कैथोड पे साइन जो है वो अलग अलग होते हैं। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता था? आपके पास एक इलेक्ट्रोड है जो उसके आयनिक सॉल्यूशन में डिप है, उसको आपने दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया और सॉल्ट ब्रिज आपने यहाँ पे लगा दिया। अब ये मान लीजिए एनोड है और ये मान लीजिए कैथोड है। तो जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके इधर पहुँचेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को जो इसके आयंस हैं वो एक्सेप्ट करेंगे। तो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इस वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे है नेगेटिव चार्ज और कैथोड पे है पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था? आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, सपोज NaCl है, आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, उसको एक बैटरी से जोड़ दिया और इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करी। अब बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। ये कैटायन कहाँ जाएगा? ये कैटायन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पे और एनायन कहाँ जाएगा? एनायन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो एनायन पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ये आपका एनोड है। ओके, और जहाँ कैटायन जा रहा है वो आपका कैथोड है, वहाँ पे रिडक्शन होगा। तो अब आप देख रहे हैं एनोड पे चार्ज हो गया पॉजिटिव और कैथोड पे चार्ज हो गया नेगेटिव। तो चार्ज जो है वो रिवर्स हो जाते हैं जब आप कंपेयर करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। तो इसको भी आप लिख लेंगे, इसको अपन बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे होता है नेगेटिव चार्ज और कैथोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एनायन वहाँ जाएगा जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, और कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है वो साइंस के बारे में बात हो गई इन दोनों ही टाइप के सेल में। अब जब हम चैप्टर को एंड ही कर रहे हैं तो मैं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी समझा देता हूं कैसा होता है। देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आप सॉल्यूशन लेते हैं किसी भी एसिड का जिसमें H+ आयंस प्रेजेंट है और उसकी कंसंट्रेशन आपको मेंटेन रखनी है 1 मोलर। ओके, अब यहां पर आप एक इलेक्ट्रोड डिप करते हैं जो ग्लास का बना है, नीचे की तरफ से ओपन है, और इस इलेक्ट्रोड के अंदर एक प्लेटिनम का वायर लगा हुआ है। तो आप जानते हो प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका है? प्लेटिनम का है। और यहां से, इस ओपनिंग से हम हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करवाते हैं, और इस हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो है 1 बार। ठीक है, अगर ये एज अ एनोड काम कर रहा है किसी सेल में, तब तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये बनाएगा H2 gives 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है किसी सेल में, तो क्या रिएक्शन होगी? 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है 0।
इसीलिए इसको यूज़ करते हैं किसी और इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जब इसका पोटेंशियल ज़ीरो है तो जो डिफरेंस आएगा वो आपको दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के इक्वल ही मिलेगा। लेकिन इस इलेक्ट्रोड को यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक तो आपको हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार कांस्टेंट रखना है, क्योंकि आप देख रहे हो रिएक्शन में ये कंज्यूम भी हो रही है और लिबरेट भी हो रही है, तो प्रेशर कम ज़्यादा होगा, उसको आपको कंपनसेट करना है कॉन्स्टेंटली। दूसरा, आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को भी कांस्टेंट रखना है। ओके, सो इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको आजकल अपन यूज़ में नहीं लेते हैं। आजकल उसकी जगह हम दूसरे इलेक्ट्रोड्स काम में लेते हैं। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको हम यूज में ले रहे हैं एज ए रेफरेंस टू मेजर पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड्स। ओके, सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसकी जगह आजकल जो दूसरे इलेक्ट्रोड्स काम में ले रहे हैं उनको हम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसे उसमें मरकरी कैलोमल इलेक्ट्रोड है, वो एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है इसको भी आप शॉर्ट में NCERT बुक से थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि बेसिकली ये है क्या। ओके, सो आई होप ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जिसको हम टफ चैप्टर मानते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपके NCERT एक्सरसाइज से ही लिए हुए हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, राइट द नंस्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। आपको नंस्ट इक्वेशन लिखनी है और इस सेल का EMF बताना है एट 298 केल्विन। EMF का मतलब क्या है? ई सेल ही है और कुछ नहीं है। जो सेल पोटेंशियल है उसी को हम EMF भी बोलते हैं। तो नंस्ट इक्वेशन तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर मैग्नीशियम एनोड है, कॉपर जो है वो कैथोड है। तो सबसे पहले तो हम सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। मैग्नीशियम is being converted into magnesium plus 2 ions and copper plus 2 ions are being converted into copper solid। ओके, तो ये तो हो गई आपकी सेल रिएक्शन। अब नंस्ट इक्वेशन आप समझ गए कैसे लिखना है। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। एन का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 2 इंटू ln concentration of Mg plus 2 divided by concentration of copper plus 2। ओके, अब आपको ये जो E नॉट सेल है इसका आपको वैल्यू लेना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कैथोड और एनोड का स्टैंडर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकाल के E नॉट सेल निकालिए। देन आपको ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये गिवन है। मैग्नीशियम के लिए 0.001 मोलर और कॉपर के लिए 0.0001 मोलर। तो इसका जो रेशियो है वो ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैग्नीशियम अगर है 0.001 और ये है 0.0001 तो ये आपका आएगा 10 और log 10 का जो वैल्यू है वो होता है 1 और ln को log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से और मल्टीप्लाई कर लेना। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इस एग्जाम्पल में। एक और क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपको अब सीखने चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिए गए हैं, क्या इनके बीच में रिएक्शन फिजिबल होगी यानी पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो फर्स्ट में आप देखिए आपको गिवन है Fe+3 और I नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो सकता है
I नेगेटिव Fe+3 को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और कब दे सकता है? अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Fe+3 से ऊपर अगर प्रेजेंट है तो, अदरवाइज नहीं। और जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो आयरन तो काफ़ी ऊपर आ जाता है और जो आयोडीन है वो बिल्कुल आपको नीचे मिलेगा। यानी कि आयरन आयोडीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है बट आयोडीन से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये फिजिबल नहीं है। सेकेंड रिएक्शन देखिए, Ag+ एंड कॉपर। तो Ag+ जो है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कॉपर से। अगर कॉपर उससे ऊपर प्रेजेंट है तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर सिल्वर से ऊपर प्रेजेंट है तो ये वाली रिएक्शन जो है वो फिजिबल है। इसी तरीके से थर्ड देखिए, Fe+3 और Br नेगेटिव ब्रोमाइड। अब ब्रोमाइड क्या आयरन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं, क्योंकि आयरन जो है वो ऊपर प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिल्वर और Fe+3। तो क्या सिल्वर आयरन +3 को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं, क्योंकि सिल्वर आयरन से नीचे प्रेजेंट है। और नेक्स्ट देखिए है ब्रोमीन और Fe+2। बताइए क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी? आप मुझे कमेंट में अपना आंसर बताइए। तो ये चैप्टर जो है वो मेरी तरफ से फिनिश है 90%। रिमेनिंग 10% आप पढ़िए पड़ेगा, उसको एज इट इज़ आपको उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये जो दो टॉपिक मैंने आपको बताए, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स। प्राइमरी बैटरी कौन सी होती है? जिसको आप एक ही बार यूज में ले सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती है? जिसको आप बार बार यूज में ले सकते हो। जैसे जो रिचार्जेबल बैटरीज है वो सेकेंडरी बैटरी है। प्राइमरी बैटरी एक बार सेल काम में आ गया उसके बाद आप उसको दोबारा से यूज़ नहीं ले सकते हो। तो जो आप वॉच के अंदर, जो रिस्ट वॉच के अंदर जो सेल्स आप काम में लेते हो वो प्राइमरी सेल्स हैं, ठीक है। और जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल के बारे में ख़ास बात ये है कि ये सेल जब सेल रिएक्शन शो करता है तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बनते हैं। वाटर, अपोलो मून मिशन जो था नासा का, उसमें वो एनर्जी के लिए फ्यूल सेल को अपने साथ लेकर गए थे एस्ट्रोनॉट्स। तो उससे क्या हुआ? उससे उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हुई और सेल रिएक्शन से जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है जो कि वाटर है, वो वाटर उन्होंने अपने ड्रिंकिंग पर्पस में काम में लिया। तो ये फ्यूल सेल के बारे में एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आपको NCERT बुक में भी मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास है कोरोजन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो लोहे पे जो जंग लगता है वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें आयरन जो है वो अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, यानी आयरन ऑक्सीडाइज होता है। तो कोरोजन की क्या रिएक्शन है इसको आप थोड़ा देखिए और कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहेंगे ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हम इसी सीक्वेंस में चलें, यानी नेक्स्ट चैप्टर 4th चैप्टर स्टार्ट करें जो कि केमिकल काइनेटिक्स का है, या फिर हम बीच में एक बार कोई और चैप्टर जो इजी भी हो और थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए फिज़िकल से, उसको एक चैप्टर को कवर करके और फिर वापस से फिज़िकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करें। तो आपका जो भी थॉट है मुझे कमेंट करके कन्वे कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।